नमस्ते। जय भारत। जिस देश में गंगा बहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है, होठों में सच्चाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं। काफ़ी हद तक ये बात आज भी अभी भी सच है, सही भी है। पर इस देश से जो अलग हो गया, पाकिस्तान बन गया, वहाँ का जरा सोचिए किस हद तक ये दिल में सफाई और होठों में सच्चाई आपको देखने को मिलता है। किस हद तक आपका खुद को झूठ बोलते हैं लोग। आपका जो रूलिंग क्लास है, जो आपके ऊपर शासन कर रहा है, वो पूरा देश को झूठ बोल रहा है। मैं चंद्रयान की बात ही कर रहा हूँ अभी। ये एक उदाहरण नहीं, आप ज़रा देखिए तो कई उदाहरण मिल जाएंगे आपको, कई उदाहरण मिल जाएंगे आपको। तो कब तक चलेगा भाई? झूठ के ऊपर झूठ बना के, झूठ के ऊपर झूठ बना के कब तक ये सब चलेगा? ये मत भूलिए कि आप यहाँ से गए, यहाँ से अलग हो गए। जिस देश में गंगा बहती है, ठीक है, कम से कम उस देश से तो गया आप। हाँ, ये पॉलिटिकल पार्टीज तो काफ़ी झूठ बोलने लगता है आजकल, है हर जगह है। डेमोक्रेसी में, लगभग हर डेमोक्रेसी में कुछ हद तक लोग झूठ बोलते तो है, और बाकी लोगों को समझ में भी आता है कि ये झूठ है, फिर भी कोई ना कोई लोग झूठ बोलते रहते हैं। मुझे लगता था कि सबसे अधिक झूठ बोलने वाला वही है जो कम्युनिस्ट लोग हैं। उनका कोई धर्म मरम कुछ नहीं है, वो जो चाहे कर लेंगे, जैसे चाहे कर लेंगे, और जितना झूठ बोलना एकदम बिल्कुल बेशर्म होकर के झूठ बोलते जाएंगे। यदि सामने वालों को पता भी चला कि वो झूठ ही बोल रहा है, तब भी बोलते जाएंगे। यह है उदाहरण है। बहुत सारे झूठ बोलता है और कुछ भी करके अपना मकसद जो भी है हासिल कर लेता है। पर ये पाकिस्तान को क्या हुआ? शुरू से ही झूठ पर उनका वो देश बना है। अब इस झूठ, कई प्रकार का झूठ होता है। अलगाववाद, कई जगह जो अलगाववाद है, इस्लामिक सेपरेटिज्म में जो इंटेलेक्चुअल्स का बात कर रहे थे, कई जगह ये जो सेपरेटिस्ट इंटेलेक्चुअल्स का कहना करना सब कुछ, कई जगह वो खुद सोचते थे कि ये सही है। कई लोग झूठे नहीं थे, कई लोग झूठे नहीं थे, वो ये समझते थे कि ये सच है। मुसलमान हिंदू के साथ नहीं रह सकता, वो सोचते थे ऐसे, मानते भी थे ऐसे, वो विश्वास करते थे ऐसे कि हम साथ नहीं रह सकते। तो उनका विश्वास था। हाँ, विश्वास तो गलत था, पर वो गलत है उनको मालूम नहीं था। वो जानबूझकर झूठ बोलने वाले बहुत कम थे, पर उनमें भी, ये सेपरेटिस्ट इंटेलेक्चुअल्स में भी जानबूझ करके, चाह करके झूठ बोलने वाले भी आपको मिलेंगे, काफ़ी मिलेंगे। बट लगभग आमतौर पर अधिक से अधिक लोग ये जानबूझकर झूठ नहीं बोल रहे थे, और बस वो समझते कुछ ऐसे थे। उनका विश्वास ऐसे था कि हमें अलग होना है। मुस्लिम इज़ ए नेशन, इस्लाम एक नेशन है। और उनका विचार खूब चला। और जैसे ये जो आग है ना, एक से दूसरा, बस वो आग जैसे वो फैलते गया। चलो, आज जो अलगाववादी मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स का मैं लिस्ट बना रहा था, उस आज आठवीं नाम है ये खैरी ब्रदर्स का। खैरी ब्रदर्स
उसमें दो भाई है, अब्दुल जब्बार खैरी और अब्दुल सत्तार खैरी। दो है, अब्दुल जब्बार खैरी और एक अब्दुल सत्तार खैरी। मूलतः ये भारत का नहीं है, मूलतः ये अरब है। और इनका बुजुर्ग, इनका पूर्वज भारत में आए शाहजहां के समय में, वो अरबिक भाषा सिखाने के लिए शाहजहां का समय में भारत आया था। वो जो राजघराना का जो शाहजहां का राजघराने का जो बच्चों को अरब भाषा सिखाने के लिए आए थे इनकी पूर्वज। और आए कौन कौन थे? एक खैरुल्ला, उनका नाम है एक खैरुल्ला। ये एक खैरुल्ला नाम का व्यक्ति जो आए पहले, पर उनका कुछ खास विवरण रिकॉर्ड्स में नहीं है ये खैरुल्ला साहब का। फिर धीरे धीरे ये जो अपना खैरी प्रदेश से लेकर के उनका पूर्वज का एक लीनिएज जो अनब्रोकन जैसे है, जो लगातार एक लीनिएज वो मिला हमें। एक अब्दुल खालिक और उनका बेटा है अब्दुल खादिर। ये इनसे लेकर के पूरे खैरी प्रदेश तक तो हमें लीनिएज मिलता है। अब्दुल खालिक है, उनका बेटा था अब्दुल खादिर, और अब्दुल खादिर का दो बेटे थे। वो एक है अब्दुल वाजिद और एक अब्दुल हामिद। और अब्दुल हामिद का बेटा राशिद उल खैरी एक उर्दू भाषा में लेखक थे, लिखते थे। वाजिद का 3 लड़का था। अब्दुल वाजिद का 3 लड़के थे। एक था अब्दुल जब्बार, अब्दुल खाफर और एक सत्तार। अब्दुल जब्बार, अब्दुल खाफर, अब्दुल सत्तार 3 लड़के थे। एक अब्दुल खाफर को नौकरी मिल गया इरिगेशन डिपार्टमेंट में। वो इरिगेशन डिपार्टमेंट में नौकरी कर रहे थे और वो बड़े प्यार से उनका ऑफिसर है जो अंग्रेज का, उनका पिटाई किया। वो पिटाई बड़ा खूब किया और अंग्रेज ने उनको नौकरी से निकाल दिया, निष्कासित कर दिया। और फिर उनको फिर नौकरी मिला ही नहीं, बस वो बेकार ही रहा। और बाद में आखिर में वो पाकिस्तान चले गए 1947 में। इनके बीच में उन्होंने काफ़ी काम किया है अलगाववाद के प्रति। 1908-11 का समय है। उस समय क्या किया, उसमें एक भाई का, शायद पहले वाले का, जो मैरिड लाइफ कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, वो बड़ा दुखी हो गया था, फ्रस्ट्रेटेड हुआ था। तो कहीं भारत से बाहर जाना चाहा और उनके साथ बाकी 2 भाई भी चले गए, बेरूट चले गए। और 1908-11 के टाइम में दोनों बेरूट चले गए और बेरूट में काफ़ी साल रहे भी हैं और वहाँ शुरू किया अपना धंधा। उन्होंने वहाँ मुस्लिम बॉयज़ स्काउट्स का रूपीकरण किया, फॉर्मेशन किया, मुस्लिम बॉयज़ स्काउट्स का किया और उसको एक खाशाफ नाम दिया। उसका मतलब है एक्सप्लोरर्स। बस वही काम करना था उनको। उनके दिमाग में नफ़रत जहर भरना था कि आप मुसलमान हैं, आप अलग हैं, आप किसी और के साथ रह नहीं सकता, वगैरह वगैरह वगैरह। उनका नॉर्मल जो जहर, इसलिए मुस्लिम स्काउट्स बनाया। अपना से कुछ काम नहीं करेंगे, बस यही काम करेंगे। और एक बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। एक मदरसा ए हिंदिया कर दिया, एस्टैब्लिश किया, शुरू किया मदरसा ए हिंदिया। एक बात बताऊं, आप आज भी पाकिस्तान का हर समस्या का जड़ है आपका मदरसा। मदरसा में जो कई बेवकूफ़ उस्ताद कई चीज़ें पढ़ाते हैं, कहता है आपका फलाना बीमारी आया तो ये पढ़ो, ये करो, ऐसे करो, सब हो जाएगा, अल्लाह सब कुछ ठीक करेंगे।
अरे अल्लाह साहब कुछ ठीक करेंगे बताया तो लोग खुश होंगे, जो विश्वास रखता है वो खुश होंगे, थोड़ी समय के लिए उनको मन को शांति मिलेगा। पर वाकई ऐसे होता है क्या? ज़रा सोचने के लिए कोई समय नहीं ढूंढता। नहीं, मत ढूंढो, ऐसे रहो, क्या करेगा। उन्होंने वहाँ मदरसा ये हिंदी इस्टेब्लिश किया तुर्की में जा कर के। अरे जहाँ भी जाएगा तो वही काम करेंगे भाई। अब पूरा यूरोप में जो चले गया रेफ्यूजी बन के, वहाँ क्या काम कर रहा है सब दिख रहा है। रेप कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उनके पास लिस्ट है। क्राइम सब भाई लोग कर रहा है। रेप करने का बिना बैठ नहीं सकता। पता नहीं ये दिमाग ऐसे, ये मदरसा से क्या बना बना के लोगों को बाहर भेज देता है, राम जाने। तो उन्होंने मदरसा हिंदी एस्टेब्लिश किया। फिर धीरे धीरे जाके जो होना था वो होता है, कुछ तो गड़बड़ हो गया। तो ये खाफर वहाँ से उन्हें भागना पड़ा, तुर्की से भागना पड़ा, बेरूट से भागना पड़ा। वो भाग करके खाफिर तो भारत आया, बाकी दोनों चला गया दूसरा जगह इस्तांबुल। इस्तांबुल जा कर के वहाँ कुछ काम वाम करने लगा। और इस्तांबुल में जा कर के उन्होंने क्या किया, ये खिलाफत के सपोर्ट में खड़े हो गए। और खिलाफत के सपोर्ट में जैसे खड़े हो गए तो वहाँ का जो मुस्तफ़ा कमाल जो थे, वो एक खिलाफत में सपोर्ट है कि चुप नहीं बैठते थे, कुछ न कुछ बोलते रहते थे, करते रहते थे। तो मुस्तफ़ा कमाल इनको दो पागल हिंदुस्तानी नाम से पुकारा, दो पागल। चलो, और जब उसके बाद अतातुर्क का समय आया तो उन्हें वहाँ से भागाया। वो वहाँ से भागा। भाग कर कहाँ गया? इस्तांबुल से भाग करके जर्मनी गया। और जर्मनी जाकर भी कुछ क्या वही काम करेंगे, अलगाववाद, सेपरेटिज्म करेंगे। अरे मुसलमान को इकट्ठा करके बिठा करके बताने जाएंगे भाई हम ऐसे है वैसे है, हम है सब कुछ। वो खुद को धोखा देने वाली बात, खुद को धोखा तो दे ही देता है और बाकी लोगों के दिमाग में जहर भरता है। करते गया वहाँ भी। कुछ 10 साल रहे जर्मनी में। अब देखिए जर्मनी में आज की हाल जो रेफ्यूजी जाकर जर्मनी में क्या क्या करता है। ये रेफ्यूजी लोगों को अपना अपना देश में ले लो बोल करके यूरोपियन यूनियन सबको बताया। ये पोलैंड बात नहीं माना, वो लोग बच के। बाकी लोग जो भी बात माना, बस उनका पुलिस स्टेशन और पुलिस फोर्स को मजबूत करना पड़ा उनको। क्राइम्स एक तो बढ़ गया, रेप्स बढ़ गए, और तो और धीरे धीरे जा कर के इनका संख्या जैसे जैसे बढ़ा, वो बोलता हमें शरिया लॉ चाहिए। अरे जहाँ शरिया लॉ है वहाँ से तुम भाग के यहाँ आए हो, वहाँ शरिया लॉ तुम्हें नहीं चाहिए, यहाँ भी आके वही करना। और कहता कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, हम ही रहेंगे। तो है ये मदरसा शिक्षा, आप उर्दू में तालीम बोलते हैं, ये मदरसा शिक्षा में बहुत कुछ गड़बड़ है, या कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। सुधारना आपका काम है, हमारा काम नहीं है। सुधारेगा तो अच्छा रहेगा। तो जर्मनी में जाकर 10 साल रहे और वहाँ भी क्या किया, एक इस्लामिक सोसाइटी का इस्टेब्लिशमेंट किया, इस्लामिक सोसाइटी इस्टेब्लिश किया। और इस्लामिक सोसाइटी इस्टेब्लिश किया, जर्मनी का मुसलमान को अच्छा से भड़काया, सबको साथ रखा। ये अलगाववाद का बीज वहाँ उनको दिमाग में डाला, वो फ्लरिश हो रहा था। फिर भी ये जैसे चाहते इनका कोई रिकग्निशन नहीं मिल रहा था, कोई इनको पूछते नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया, वो नेशनल उनका पार्टी में शामिल हो गया। वो कौन सी पार्टी, नेशनल सोशलिस्ट पार्टी में ज्वाइन करके वहाँ काम कर रहे थे। और नेशनल सोशलिस्ट पार्टी में भी इनको कुछ अहदे नहीं मिले, तो फिर भी काम करते गए, कुछ न कुछ मिलेगा, हम कुछ फेमस हो जाएंगे, हमारे पास में कुछ आ जाएंगे, हम इस्लाम के लिए कुछ करेंगे, ये सब समझ के काम करने लगा। अच्छा हुआ कि हिटलर का आने से पहले वहाँ से चले गए, भाग गए। और जब्बार भारत वापस आना चाहता था, अब्दुल जब्बार,
पर भारत आने के लिए उस समय के यहाँ का ब्रिटिश सरकार उनको मना किया। भारत का जो ब्रिटिश शासन है उनको मना किया, तो उन्होंने क्या किया, इंग्लैंड चले गए। तो इंग्लैंड जा कर के वहाँ जाकर अपना लेबर पार्टी ज्वाइन किया, इंग्लिश में लेबर पार्टी ज्वाइन किया, कुछ न कुछ करते रहेंगे। वहाँ लेबर पार्टी ज्वाइन करके भारत वापस आने के लिए बहुत ट्राई किया, आखिर आ भी गया दिल्ली में, और फाइनली दिल्ली में आ गया, दिल्ली रहने लगे। अच्छा, वहाँ उनसे क्या किया, वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तब तक इस्टेब्लिश हो गए थे, और एएमयू का स्टूडेंट्स को अपना बस में करने के लिए उनसे लगातार संपर्क में रहा। एएमयू स्टूडेंट्स को साथ रह कर के वो मुस्लिम लीग पार्टी का कुछ ब्रांच बनाने लगा। बहुत कुछ कोशिश किया, पर जितना भी उनका प्रयत्न हुआ उसका कोई सफलता नहीं मिला, सक्सेसफुल नहीं रहे। और जब पाकिस्तान भारत से अलग हुए, बंटवारा जो हम कहते हैं हुए 1947 में, वो पाकिस्तान नहीं गया, क्योंकि पाकिस्तान में वो कुछ भी नहीं है, इनका तो कोई जानता भी नहीं भाई इतना। तो यदि इस्लाम से इतना प्यार था वो चले जाता, पाकिस्तान में नहीं गया, वो दिल्ली में ही रहे, कुछ किया भी नहीं, शादी भी नहीं किए, और भाई अर्ली 50s में उनका अंत भी हो गया, देहांत भी हो गया। और दूसरे भाई अब्दुल सत्तार भारत में पहले आए थे, इन अर्ली 30s भारत में आए थे वो। उन्होंने जर्मनी में, जब जर्मनी रह कर के एक जर्मन वनिता से शादी किया, और उस जर्मन वनिता का उनके साथ जो शादी में उनको एक लड़का और 2 लड़की हुआ, और वो 1930 में लगभग भारत में वापस आया, आ करके सीधा गया अलीगढ़। वो दिल्ली में नहीं रहा, अलीगढ़ में गया। वो जर्मन, पत्नी तो जर्मन है, तो भाषा भी उनका आता है जर्मन। वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जर्मन भाषा पढ़ाने लगा। पता नहीं एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसे कोई खबर नहीं है, पर जर्मन पढ़ाने लगा। तो कुछ समय वहाँ जर्मन भाषा पढ़ाया, और वहाँ जो स्टूडेंट्स है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, उनको बस में किया, उनका लीडर बनने के लिए प्रयत्न किया। उनके दिल में 2 नेशन थ्योरी वाला डाल दिया, अलगाववाद लगाया, उन्हें हिंदुओं के विरोध में बहुत जितना भड़का सकते उतना भड़काया, ये सब कुछ किया। पर वहाँ हुआ क्या, ये सत्तार खैरी इतना कुछ खास पर्सनालिटी ये लोग नहीं थे। अरे उस समय ये लोग थे ना, ये अपना सैयद अहमद खान थे, और कई इनसे बड़े लोग थे, इसलिए इनका कुछ बस चला नहीं है। तो फिर भी वहाँ रहा, उतना जितना उनसे हो सका उतना अलगाववाद तक किया। इनका कोई पता नहीं दे रहे थे, वो बात सही है, फिर भी जितना हुआ उनसे उतना किया। और जैसे मैंने बताया कि वो जर्मन भाषा पढ़ा रहे थे, उनका 2 लड़की और 1 लड़का था, और 1945 में उनका देहांत हो गया और चल बसा। और जैसे इनका देहांत हो गया, उनका जो पत्नी जर्मन वनिता थी वो तो वापस जर्मनी चले गई, और उनका बेटा जितना है वो सब अलीगढ़ छोड़ करके पाकिस्तान चले गए। बाद में 47 के बाद पाकिस्तान चले गए। अच्छा, अलीगढ़ में ये अपना सत्तार साहब स्टूडेंट्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए काफ़ी प्रयत्न किया। तो ये मुस्लिम लीग का सहारा लिया, उनका एक ब्रांच जैसे वहाँ बनाने लगा। और एक रहमत अली का भी कोई चेहरे थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में, उनका भी एक संगठन जैसे कुछ था। तो ये दोनों का कुछ ताल्लुकात है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, पता नहीं। फिर भी ये सत्तार साहब तो वहाँ स्टूडेंट्स को इकट्ठे कर रहे थे, बैठा कर बात करते थे। शायद देवबंद स्कूल जो बात में जो हुआ ना, ये सब कनेक्टेड है। हमारे पास कोई रिकॉर्ड्स खबर नहीं है, पर हो सकता है, लॉजिकली हो सकता है। तो उस समय तो वर्ल्ड वार 2 जिन्हें लोग वर्ल्ड वार कहता है, वास्तव में यूरोपियन वार है। तो यूरोपियन वार 2 का समय आ गया,
तो अब्दुल सत्तार कैदी को पकड़ करके देहरादून जेल में डाल दिया ब्रिटिश सरकार, और जेल में रह गए। जिन्ना को चिट्ठी लिखा, मुस्लिम लीग को चिट्ठी लिखा, लिखते गया, और वो मुस्लिम लीग जो कॉन्फ्रेंस वॉन्फ्रेंस हो रहे थे उसमें ब्रिटिश सरकार से शिकायत किया कि इनको बी क्लास जेल क्यों दिया, कम से कम ए क्लास देना चाहिए। कुछ हुआ नहीं, तो लिखते गया, जिन्ना को भी लिखते गया, और धीरे धीरे तो वो बाहर भी आ गए। और इतना ही तो है इनके बारे में, कोई ख़ास डिटेल्स नहीं है। इनका एक जो सत्तार खैरी और जितना भी वो लोग थे, भाई लोग हैं, इनका करतूस का और उनका जो वो जो वर्किंग मेथड का कोई ये नहीं है, रिकॉर्ड्स नहीं है, क्योंकि इनका मोस्ट ऑफ इनका मीटिंग तो काफ़ी सीक्रेटिव रहा, कोई रिकॉर्ड नहीं लिखा रखा उन्होंने। तो सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, उनका जो सीक्रेट मीटिंग होते थे, कोई मिनट्स लिखे नहीं रखते थे, तो कोई रिकॉर्ड नहीं है। इसलिए कुछ खास ऑथेंटिकली हमारे पास कहने के लिए नहीं है। फिर भी जो अलगाववाद में इनका जो योगदान है ना, कम नहीं है, काफ़ी है। वो पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान के लिए नहीं कर रहे थे, एक इस्लामिक नेशन के लिए कर रहे थे। पाकिस्तान के चक्कर तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ये तो बुनियादी तौर पर तो भारत का ही नहीं, ये अरब है। शाहजहाँ के समय में इनके बुजुर्ग यहाँ आए तो यहाँ रहे, कई लोग हैं ऐसे जो अरब से आके यहाँ रहे, तो ये है ऐसे। तो जो पाकिस्तान बना, इनका कोई स्थान नहीं हुआ पाकिस्तान में। अरे रहमत अली जो खुद पंजाबी है, उनको पाकिस्तान ने भगाया, फिर इनको कौन माने, कौन रखेगा? पाकिस्तान का शुरुआत ही हाल ऐसे ही है, शुरुआत से ही ऐसे है। तो ये अलगाववाद का चैंपियन नंबर 8वीं ये खैरी ब्रदर्स है। तो 8 का नाम ने बताया, आप देखिए आगे भी काफ़ी भाई लोग आ जाएंगे जो अलगाववाद का सपोर्ट किया, और अब पाकिस्तान का आज का स्थिति का रिस्पॉन्सिबल लोग यही है। भारत से अलग होएंगे हम, पाकिस्तान होगा तो सब कुछ अच्छा होगा, यही समझते थे यही लोग, जो सेपरेटिस्ट मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स यही समझते थे। कई लोग विश्वास करते थे सचमुच अच्छा जगह होगा पाकिस्तान, अच्छा होगा, सब कुछ सही होगा। अब देखो कुछ नहीं सही हो रहा है, कुछ नहीं होता है सही। जो एक भारत का एक दक्षिण प्रांत है जहाँ ये अपना ये कम्युनिस्ट लोगों का कोalition गवर्नमेंट है, बड़ा टेक्निक के साथ तो अभी शासन में है। वो लोग कहते हैं हम लोग आएंगे सब सही होगा, सब सही होगा, सब सही होगा, बस। पर यहाँ तो कम्युनिस्ट को पता तो है यार, पता तो था भी कि कुछ नहीं होने वाला सही, पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया। हम आएंगे सब सही होंगे, सब सही हो जाएंगे, सब अच्छा हो जाएगा, ये तो कहते थे वो। पर उन्हें पता है कुछ नहीं सही होगा। जैसे ये सेपरेटिस्ट मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स में कई लोगों को ये मानना था कि हर चीज़ सही हो जाएगी, 2 नेशन बनेगा, इस्लामिक नेशन जब बनेगा, 2 पाकिस्तान अलग बनेगा, तो हर चीज़ फर्स्ट क्लास हो जाएगा, समझते थे कई लोग। हाँ, जिन्ना जैसे कई लोग हैं जिनको मालूम था कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए पाकिस्तान के पक्ष में जिन्ना लास्ट तक नहीं थे। जिन्ना का बात करेगा तो मैं बताऊंगा, लास्ट तक नहीं थे। उन्हें मालूम था भाई ये आपस में कभी नहीं मिलेगा, इस्लाम कोई जोड़ने वाला ताकत नहीं है। लोग गलत समझते हैं कि इस्लाम जोड़ने वाला ताकत है। यदि इस्लाम जोड़ने वाला ताकत है तो दुनिया का इस्लाम एक होते। आप समझते हैं कि एक पर एक है ही नहीं। जितना आप आपस में लड़ते उतना आप कोई और से नहीं लड़ते। तो ये कई जो समझदार लोग हैं समझते थे, पर उनको बोलने नहीं दिया। तो ये सेपरेटिस्ट मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स में अधिक से अधिक लोग ये समझते थे कि जब इस्लाम के नाम पर एक राष्ट्र बनेगा, राष्ट्र नहीं कह सकता, राज्य बनेगा, तो वहाँ तो सब कुछ सही होगा, सब कुछ फर्स्ट क्लास होगा। तो और सबको एक साथ जोड़ के रखने वाला ताकत इस्लाम होगा। और ज़्यादा क्यों नहीं सोचा मुझे पता नहीं,
ज़्यादा सोचना चाहिए था भाई, कहीं इस्लाम के नाम पर कोई जुड़ा है क्या? हाँ, सामने कोई कॉमन एनिमी आता तो जुड़ जाता है। हाँ, हिंदुओं को मारने के लिए सब हो जाता है, एक तो मानता हूँ मैं, पर वो जैसे वो ख़त्म हो जाएगा तो आपस में लड़ना शुरू करेंगे। देखिए, अलगावाद ऐसे बीमारी है, एक जगह अलगावाद आपने शुरू किया, वो अलगावाद आपका दिमाग और दिल में रहेगा। और जो वो अलगावाद दिमाग और दिल में जब रहेगा तो अलगावाद के लिए आप नए नए वजह ढूंढेंगे। जब कोई प्रत्यक्ष रूप से आप जहाँ से अलगावाद का शुरू किया, वो चीज़ का अस्तम होने के बाद भी, ख़त्म होने के बाद भी आप अलगावाद तो रहेगा। वो नफ़रत आपने जो पैदा करके बड़ा किया ना दिल के अंदर, वो भी रहेगा। तो फिर होगा क्या, आगे जाकर के ढूंढेंगे आप, वजह ढूंढेंगे अलगावाद के लिए, नफ़रत करने के लिए। वो तो एड इन्फिनिटम चलेगा, अनंत चलेगा। ये इसका प्रॉब्लम है। कोई दूसरा नहीं मिलेगा तो खुद से लड़ेंगे आप। इस्लाम का नाम पर अलग हुआ, पर इस्लाम का कई प्रकार का इस्लाम होता है, अलग अलग सेक्ट होता है, आपस में लड़ेंगे। जब हिंदू सामने है तो सब एक साथ लड़ेंगे हिंदू से। जब हिंदू मान लो ख़त्म हो गया, नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। सनातन धर्म है, उसका मतलब ही वही है। तो दूसरा कोई नहीं है, आप सिर्फ मुसलमान हैं, तो आपस में भेद करेंगे आप, आपस में भेद करेंगे। एक तो सेक्ट को लेकर के, अलग अलग प्रकार का इस्लाम को लेकर के आपस में लड़ाई शुरू करेगा। उसके बाद एक ही प्रकार का इस्लाम हो, पर उसमें अलग भाषा वाले लड़ेंगे। पंजाबी मुल्तानी से लड़ेंगे, पश्तून से लड़ेंगे, सिंधी से लड़ेंगे, और इसमें कोई भी नहीं जो उर्दू बोलने वाले से भी होंगे। तो वजह ढूंढने लगेंगे। ये एक सेपरेटिज्म एक कैंसरस बीमारी जैसे है, वो फैलेगा। उसके लिए कोई रेडिएशन शायद इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, कीमोथेरापी कोई इफ़ेक्ट नहीं कर रहा। वो दिल के अंदर रह करके आपके अंदर नफ़रत करके आप नफ़रत के लिए वजह ढूंढने लगेंगे, विद्वेष के लिए वजह ढूंढने लगेंगे, अलगापन, अलगावाद, सेपरेटिज्म मेंटेन रखने के लिए वजह ढूंढने लगेंगे। आप ढूंढ कर निकालेंगे कोई वजह अलगापन के लिए, अलग होने के लिए। ये स्थिति गंभीर है और दयनीय भी है। पता नहीं भविष्य में क्या होगा। जो हमसे झगड़ लड़ के अलग हो गए और मंदिर जितना थे वो सब तोड़ दिए, और पाकिस्तान की बात कर रहा अभी जो पाकिस्तान में है, और हिंदू भाई कितना संख्या में कम हो गए और हिंदुओं के साथ अत्याचार कर रहे। कोई भी समाज में पब्लिक में महिलाओं को नंगा करके पीटेगा क्या? इंसान ऐसे, मनुष्य ऐसे कर सकता है क्या? जो एक हिंदू महिलाओं को नंगा करके पिटाई किया पाकिस्तान में, वीडियो मैंने देखा। ये जो व्यक्ति करता है वो भी किसी माँ का कोख से जन्मा हुआ है। वो कोई फर्क नहीं पड़ता आप लोगों को। तभी तो अपना मेजर गौरव आर्य जैसे लोग वो जाहिल कहते हैं। मैं तो नहीं कहना चाहता भाई, वो जो कहता है मेजर साहब जो कहता बात सही है। चलिए भाई, अभी 8वीं कसूरवार का नाम में बताया, जो खेरी प्रदेश, जो ओरिजिनली भारत का नहीं है, अरब है। जैसे कई लोग अरब से आए, असल में भारत में कई लोग बाहर से आ गए, पहले से बसा है। इजिप्ट का नाम लिए, इजिप्ट को हम लोग संस्कृत में मिश्र देश कहते हैं, और भारत में कई ब्राह्मण है मिश्र टाइटल का। पता नहीं किस हद, वो कोई कहेंगे मिश्र टाइटल मिश्र याग या मिश्र यज्ञ करने से आया, और कोई कहता मिश्र ब्राह्मण, कहीं ना कहते मिश्र देश से जुड़ा है। तो कोई पता नहीं मुझे ठीक से, पर ऐसा कुछ है। तो लोग बाहर से भारत में आकर रहे, तो अरब लोग भी आकर रहे, यहाँ जो भी आता अपना बन जाता है, वो रहता भी अपना। पर वो खेरी प्रदेश आपका 8th कल्प्रिट्स है अलगावाद में,
सेपरेटिज्म में आपका गुनहगार एक खैरी ब्रदर्स भी है। चलिए फिर नवी गुनहगार को लेकर मैं कल फिर आ जाऊंगा। तब तक के लिए मिलते रहिएगा। नमस्ते। जय भारत, जय श्री राम।